आप किसी अंश का पाठ करना चाहेंगे या किसी जिक्र करना चाहेंगे जो आपको विशेष पसंद आया हो? मैं वही ढूंढ रहा था, एक नेहरू जी के संदर्भ में हिमाचल लोगों की बात आती है, गाड़ियाँ लोहार वाली। अच्छा, उसके पहले मैं एक शिकायत कर दूँ, इस तरह की किताब की शब्द सूची होनी चाहिए, क्योंकि ये बात सही है, ये जरूरी है कि इसको इतना सहज भाव से लिखा जाए कि हम घूमते फिरते जा रहे थे और कुछ टकरा गया, वो सही है, क्योंकि जीवन ऐसे ही चलता है। लेकिन किताब एक तरह से किताब यात्रा का एक बहुत पुराना तरीका है। जहां हम न जा सके वहां अगर कोई और गया है तो उसके जरिए उसके अनुभव से उसका एक अंश हमें मिल जाता है, और इस किताब में ऐसी बहुत सी चीजें होती चली जाती हैं। अगर शब्द सूची हो तो वो लोगों को वो इस किताब की उपयोगिता बढ़ा देगी। ये वैसे ही बहुत उपयोगी किताब है, लेकिन बढ़ा देगी। तो ये मैं अगले संस्करण के लिए आप लोगों से कहूंगा, आप कहेंगे शब्द सूची मैं बना दूंगा इसकी। इतनी बढ़िया किताब की शब्द सूची बनाने में मुझे भी जी, क्योंकि इसमें देखिए इतनी सारी जगहों के नाम आ रहे हैं जहां पे हमारे लिए जाना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंच सके तो हमारा जीवन थोड़ा बड़ा होगा। और हम भवर भाई के कंधे पे चढ़ के वहां तक जा ही रहे हैं। तो अगर एक शब्द सूची हो तो उसमें हमारे पास इसका हिसाब रहेगा कि हम कहाँ कहाँ होकर आ गए। इतिहास पे जो नवीन भाई कह रहे थे उसमें कुछ छोटा सा जोड़ना चाहूंगा कि इतिहास, किसी भी तरह का इतिहास आदिवासी समाजों के साथ न्याय नहीं देता। इसीलिए जिन लोगों ने आदिवासी समाजों के विद्रोहों का इतिहास लिखा है वो ये बताते हैं कि जब कहीं विद्रोह होता है आदिवासी सबसे पहले जमीन के खाते खतियान जलाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि गुलामी का तरीका जमीन का खाता बनाने से शुरू होता है। आपने शायद सुना होगा, ये बहुत लोग घबराते रहते हैं कि जब सुनामी आई थी तो अंडमान में कुछ ऐसे आदिवासी समाज हैं जिन्होंने जब पानी पीछे हटते हुए देखा तो वो ऊपर पहाड़ों पे चढ़ गए, जबकि दूसरी कई जगहों पे जब पानी हटा तो लोग और नीचे उतर गए, क्योंकि आदिवासी समाज ये भूला नहीं था कि जब सागर पीछे हटता है तो वो अपनी ताकत इकट्ठी करके किसी ऊंची लहर के साथ आते हैं। आदिवासी समाज जो सहज मूल गाते हैं वो भुलाते नहीं है, क्योंकि वो लिखे पढ़े इतिहास में उलझे हुए लोग नहीं हैं। उनकी शिक्षा अपने परिवेश से, उनकी शिक्षा वैसे ही होती है जिस शिक्षा की तलाश में हम भवर भाई को इस किताब में भटकता हुआ देख रहे हैं। आदिवासियों की शिक्षा वैसे ही होती है, किताब पढ़ के नहीं होती। इसीलिए उनको ये भी पता होता है कि अगर हम अपने नाम से किताब बना भी देंगे तो भी उसकी सीमा होगी। सबसे पहले आप ये पढ़ सकते हैं, जिन लोगों ने ऐसे विद्वान हैं जो इस पे 50-60 साल से काम कर रहे हैं, अभी जीवित हैं वो लोग, वो बताते हैं कि जहां कहीं आदिवासी विद्रोह होता है वो सबसे पहले जमीन के दस्तावेज जलाते हैं। तो हमें, क्योंकि उनको ये मंजूर नहीं है कि जमीन की मिल्कियत कोई राज तय करे, वो सही में मानते हैं कि सारी सृष्टि, सारी जमीन उसी की है जिसने इसे बनाया है, और जिसने इसे बनाया वो इंसान नहीं है। वो जो भी ताकत है हम नहीं जानते। तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं कहूँगा उसको एक कदम और आगे ले जाना चाहिए बस। जी
इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए वे गांव-गांव, बस्ती-बस्ती भटकते रहे। वक्त बदलता रहा, अस्त्र शस्त्र के बजाय वे कृषि के औजार बनाने लगे और गाड़ियां ही उनके घर हो गई। धूप हो या सर्दी या बरसात, उन्होंने कभी भी फिर घर नहीं बसाया। जमीन पर ही सोते रहे, रात्रि में दीपक जलाने से परहेज करते रहे। फिर कई पीढ़ियां बीत गई। आजादी के ये अमर सेनानी अपना इतिहास भूल गए। मेवाड़ की आजादी का संकल्प क्षीण हो गया और उनको लगने लगा कि वे दुर्ग की देवी से अभिशापित होकर गाड़ियां लोहार हो गए हैं, जबकि बुजुर्गों ने उनका इतिहास लोक कथाओं में जिंदा था। हालांकि स्वाभिमानी इतने थे कि कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, भीख नहीं मांगी, कड़ी मेहनत की, लोहे को तपाया, गलाया और अपने हथौड़ों की चोटों से उसे औजारों का रूप दिया। पर इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया। आपको इस तरह की 85 घटनाएं इस पुस्तक में मिलेंगी और ये जानने के लिए हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग है जो गाड़ियां लोहारों को भिखारी ही मानता है। अगर उनके बगल से निकल जाए तो वो बता नहीं पाएगा कि इन लोगों का गौरव क्या रहा है, इनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान